हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अंजना। आज मैं आपकी कक्षा में पढ़ाने वाली हूँ पत्र लेखन के बारे में। तो अध्याय नंबर 20 पत्र लेखन, चलिए शुरू करते हैं। पत्रों से मानव के मनोभाव एवं विचार अभिव्यक्त होते हैं। यानी कि जो पत्र है वो क्या करते हैं, पत्रों से हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे मनोभाव या विचार हैं उसको हम पत्रों में अभिव्यक्त करते हैं। पत्रों के माध्यम से हम अपने विचार तथा समाचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसकी सहायता से दूर रहने वाले मित्रों तथा संगी संबंधियों की कुशलता जान लेते हैं। किसी सरकारी विभाग में अपनी समस्या की शिकायत करनी हो या कहीं से आवश्यक वस्तु मंगवानी हो, इन सब का साधन पत्र ही है। पत्र लिख तो यानी कि हमने देखा कि पत्र क्या है, पत्र किसका माध्यम है। पत्र के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पत्र के माध्यम से हम विचार तथा समाचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और अपने बारे में या अपने सगे संबंधियों के बारे में उनकी कुशलता जानने के लिए या अपनी कुशलता उन्हें बताने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, पत्र का। पत्र के माध्यम से ही हम ये चीजें कर सकते हैं। या फिर किसी सरकारी विभाग में अपनी समस्या, हमें अगर कोई समस्या है तो हम पत्र के माध्यम से सरकारी विभाग में अपनी समस्या को बता सकते हैं। या फिर हमें कोई वस्तु मंगवानी हो किसी जगह से तो हम उसके लिए भी क्या करते हैं, पत्र लिखकर पत्र की सहायता से वह वस्तु मंगवा सकते हैं। जैसे अगर कोई दूर रहता है और अगर कोई आने वाला है और हमें उसे बताना है कि हमें ये चाहिए, तो हम पत्र लिखकर उसको वो चीज बता सकते हैं कि तुम जब यहाँ आओ तो मेरे लिए ये ले आना। इन सब का साधन पत्र ही है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब वह बातें कौन कौन सी हैं। पहला, सरलता। पत्र की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा स्पष्ट होनी चाहिए। अनकही, अस्पष्ट तथा जटिल भाषा के प्रयोग से पत्र नीरस एवं प्रभावहीन बन जाता है। यानी कि अगर हम किसी को कोई पत्र लिख रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए भाषा सरल, स्वाभाविक तथा स्पष्ट होनी चाहिए। अगर भाषा सरल, स्वाभाविक और स्पष्ट नहीं होगी तो पत्र क्या हो जाएगा, पत्र नीरस और प्रभावहीन हो जाएगा। यानी कि जो पत्र पढ़ेगा उसे हमारी बातें समझ ही नहीं आएंगी, तो उस पत्र को लिखने का और वहां तक भेजने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए हमेशा पत्र को लिखते समय भाषा सरल रखनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को जो बात हम उसको कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो उसे समझ आ जाए। दूसरा है स्पष्टता। पत्र में अर्थ या आशय की स्पष्टता होनी चाहिए। यानी कि हम जिस चीज के लिए पत्र लिख रहे हैं, क्या अर्थ है हमारा उस चीज से, क्या आशय है पत्र लिखने का, वो हमें पता होना चाहिए और वो उसी प्रकार से हमें पत्र लिखना चाहिए। जैसे अगर हम किसी का हालचाल पूछने के लिए लिख रहे हैं तो पढ़ के पता चलना चाहिए। अगर हम कुछ बताने के लिए लिख रहे हैं तो पता होना चाहिए। अगर हमारी कोई शिकायत है तो उस हिसाब से, उस तरीके से हमें पत्र लिखना चाहिए। तो हमारा जो आशय है वो अर्थ और आशय स्पष्ट होना चाहिए। अब तीसरा है संक्षिप्तता। पत्र में बहुत ही आवश्यक बातें सार रूप में लिखी जानी चाहिए। पत्र का विस्तार बड़ा होने से पढ़ने वाला घुटन, अरुचि तथा उदासी अनुभव करता है। यानी कि हमें पत्र जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा लंबा नहीं, छोटा और कम शब्दों में और प्रभावी शब्दों में कि हम जो लिख रहे हैं पढ़ने वाले को समझ आए, ऐसे लिखना चाहिए। क्योंकि अगर हम पत्र को ज्यादा लंबा या बड़ा लिखेंगे, पूरा पत्र पढ़ेगा उसके लिए अरुचि, उसमें अरुचि उत्पन्न होगी। क्योंकि इतनी लंबी चीजें हम पढ़ते हैं, जब हम कोई लंबी बुक या कहानी पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हम अरुचि महसूस करते हैं। वैसे ही पत्र के साथ होता है। अब पत्र ज्यादा बड़ा होगा तो पढ़ते पढ़ते जो इंसान पढ़ रहा है उसके लिए उसमें अरुचि महसूस होगी और वो
घुटन महसूस करने लगेगा। इसलिए हमें पत्रों को संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए। अब चौथा है मौलिकता। पत्र में घिसे पिटे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। पत्र लेखक को पत्र में स्वयं के विषय में कम और प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिखना चाहिए। यानी कि मौलिकता यानी कि पत्र में घिसे पिटे वर्ड, अगर हम ऐसे शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो बहुत घिसे पिटे से होंगे, मामूली से होंगे, तो पत्र लिखने में जो पड़ेगा उसको इतना रुचिपूर्ण नहीं लगेगा। इसलिए पत्र लेखन को पत्र में अपने विषय से ज़्यादा, यानी कि अपनी बात से ज़्यादा क्या लिखना चाहिए, प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिखना चाहिए। यानी कि हमें अपने से ज़्यादा जो पत्र पढ़ने वाला है, जिसे हम पत्र भेज रहे हैं, उसके बारे में अधिक लिखना चाहिए। तभी उसे पढ़ने में रुचि भी आएगी कि उसके बारे में क्या लिखा है। अब हम देखेंगे उपयुक्त संबोधन तथा अभिवादन। जिन्हें पत्र लिखा जाना है उन्हें किस प्रकार से संबोधन, अभिवादन तथा अंत के शब्द लिखे जाने चाहिए, इसके परिचय हेतु नीचे तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यानी कि हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसे हम किस प्रकार से संबोधन कर सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं उसका, और अंत में क्या लिखना है उसकी यह तालिका दी गई है। अब जैसे पत्र लेखक पुत्र, पत्र प्राप्तकर्ता पिता, यानी कि कौन लिख रहा है, पुत्र लिख रहा है। किसके लिए लिख रहा है, पिता के लिए, तभी वो क्या है, पत्र प्राप्तकर्ता। अब संबोधन कैसे किया जाएगा, पूज्य पिताजी। अभिवादन कैसा किया जाएगा, सादर प्रणाम। जब हम सामने भी मिलते हैं तो हम प्रणाम नमस्ते करते हैं, वैसे ही पत्र में भी हमें अभिवादन करना चाहिए। समाप्ति निर्देशन, जब पत्र समाप्त हो जाए तो हम क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री। ऐसे ही अगर पिता पुत्र को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्रिय पुत्र, ये संबोधन है। और अभिवादन, तुम्हारा शुभाकांक्षी। ऐसे ही अगर हम मित्र को लिख रहे हैं, प्रिय वर। अभिवादन में नमस्ते, समाप्ति निर्देशन में तुम्हारा जो भी आप अपना बताना चाहते हैं नाम। अगर शिष्य गुरु को लिख रहा है तो पूज्य वर। अभिवादन में क्या लिखा जाएगा, सादर प्रणाम। और समाप्ति निर्देशन क्या होगा, आपका स्नेहकांक्षी। ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम कौन पत्र लिख रहा है, किसको पत्र लिख रहा है, तो उस तरीके से हमें, किस तरीके से हमें संबोधन, अभिवादन और समाप्ति निर्देश देना चाहिए। तो इसे आप पढ़कर समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे पत्र के प्रकार। प्रमुख रूप से पत्र 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, निजी पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्र और विविध पत्र। अब इनके मतलब समझते हैं। 5 प्रकार के पत्र हो गए। निजी पत्र, जिसे हम, निजी पत्र कौन से होते हैं, जो हम अपनों को लिखते हैं, जो हमारे रिश्तेदारों को लिखते हैं। प्रार्थना पत्र, जब हम किसी ऐसे को लिखते हैं जिनसे हम कोई प्रार्थना कर रहे हैं। व्यावसायिक पत्र, जहां हम काम करते हैं वहां व्यावसायिक पत्र लिखते हैं। सरकारी पत्र, जब हमें हमारी कोई सरकारी मुश्किलें हो या फिर हमें सरकार को कोई पत्र लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, सरकारी पत्र लिखते हैं, सरकारी काम के लिए। विविध पत्र। अब है पत्र के अंग, स्थान व तिथि। पत्र के बाईं ओर ऊपर कोने में स्थान, पता और उसके नीचे तिथि लिखते हैं। यानी कि स्थान व तिथि कहाँ लिखी जाती है, पत्र का जो बाईं ओर ऊपर है वहां पे क्या लिखा जाता है, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ क्या लिखा जाता है, पता और तिथि लिखी जाती है। और दूसरा संबोधन, स्थान, पते तथा तिथि के कुछ नीचे बाईं ओर संबोधन लिखते हैं। यानी कि स्थान, पता तथा तिथि के नीचे क्या लिखते हैं,
संबोधन लिखते हैं। संबोधन हमने यहाँ पे पढ़ा था, जैसे पूज्य पिताजी, प्रिय पुत्र, प्रियवर, पूज्यवर, आयुष्मान, ये क्या है? संबोधन है। इसे कहाँ लिखते हैं? पते तथा तिथि के कुछ नीचे बाईं ओर संबोधन लिखते हैं। और तीसरा, अभिवादन। व्यक्तिगत पत्रों में बड़ों को चरण स्पर्श प्रणाम, बराबर वालों को नमस्ते और छोटों को आशीर्वाद लिखा जाता है। यानी कि अभिवादन में क्या लिखा जाता है? अगर हम किसी बड़े को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? चरण स्पर्श, प्रणाम, और बराबर वालों को नमस्ते। और अगर कोई हमसे छोटा है और उसको हम पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? आशीर्वाद। अब चौथा है विषय वस्तु। अभिवादन के नीचे बाईं ओर थोड़ी जगह छोड़कर मूल पत्र को आरंभ करते हैं। यह पत्र की विषय वस्तु कहलाती है। अब विषय वस्तु यानी कि किस वजह से, किस रीजन से पत्र लिखा जा रहा है, वो क्या कहलाती है? क्या विषय है पत्र लिखने का, वो क्या कहलाती है? उस पत्र की विषय वस्तु। और वो जो कहाँ लिखी जाती है? अभिवादन के नीचे बाईं ओर। अभी हम इसको देखेंगे। पांचवा है समाप्ति। विषय वस्तु के पश्चात पत्र की समाप्ति शेष फिर धन्यवाद या धन्यवाद सहित आदि शब्दों के साथ की जाती है। यानी कि विषय वस्तु खत्म होने के बाद पश्चात पत्र की समाप्ति के बाद क्या लिखा जाता है? सधन्यवाद, धन्यवाद सहित या शेष, ये लिखा जाता है। इसके साथ पत्र की समाप्ति होती है। छठा क्या है? हस्ताक्षर पूर्व शब्दावली। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे अपने संबंध के अनुसार पत्र लेखक को पत्र में अंत में हस्ताक्षर से पूर्व आपका या आपकी आज्ञाकारी, आपका शुभ चिंतक आदि लिखा जाता है। और आखिर में हस्ताक्षर, अपना नाम लिखकर हम उस पत्र को वहीं समाप्त करते हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से उदाहरण में दिखा रखा है, यहाँ पे पिता को पत्र लिखा गया है। अब इन्होंने क्या लिखा है? किसने लिखा है पत्र? छात्रावास यानी छात्रा ने। ये क्या है? ये है निजी या व्यक्तिगत पत्र। यानी कि अपना नाम आप जो है तो अपने पिता को पत्र लिखेंगे तो उससे पहले क्या है? एड्रेस दिया है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बदायूं, दिनांक जब वो पत्र लिख रही है। अब क्या है? अब यहाँ से पत्र शुरू होगा। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। अब वो पिताजी को लिख रही है, उनसे बड़े हैं, तो उसने क्या लिखा है? सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और ईश्वर से आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। आपका कृपा पत्र प्राप्त हुआ। आपने उसमें मेरी पढ़ाई की प्रगति के संबंध में पूछा है। मैं नियम पूर्वक परिश्रम से अध्ययन कर रहा हूँ। अगले मास त्रैमासिक परीक्षा होगी। मुझे विश्वास है कि मैं उसमें अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो जाऊंगा और विज्ञान तथा गणित में तो सर्वाधिक अंक पाऊंगा। तो जो पुत्र है उसने अपने पढ़ाई के बारे में, जैसे कि हमने पढ़ के हमें समझ आया कि उसने अपने पढ़ाई के बारे में अपने पिताजी को बताया है, क्योंकि उसके पिताजी ने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में बात की थी। उसने पत्र लिखते समय अपने पढ़ाई के बारे में, उसकी परीक्षा कब शुरू होने वाली है और कौन से सब विषय में वो अच्छे अंक लाएगा, उसने अपने पढ़ाई के बारे में इस पत्र में बताया है। तो इसी प्रकार से हमें पत्र लिखना चाहिए, जिससे छोटे और कम शब्दों में और प्रभावी शब्दों का उपयोग करके हमें पत्र लिखना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को वो समझ आ जाए। अब ऐसे ही यहाँ पे परीक्षा की तैयारी के विषय में सलाह हेतु मित्र को पत्र। अब ये पत्र किसके लिए है? मित्र के लिए है। पहला पत्र किसके लिए था? पिताजी के लिए था। अब इसमें क्या आएगा? ऊपर में पिताजी के पत्र में क्या था? पिताजी के पत्र में सादर चरण स्पर्श था, लेकिन यहाँ पे यह बदल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा जाएगा सप्रेम नमस्ते। सारी चीजें वही होंगी, लेकिन यहाँ पे सप्रेम नमस्ते लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये
अपने मित्र को यानी कि बराबर वालों को पत्र लिखा जा रहा है इसलिए। अब इसका विषय क्या था? परीक्षा की तैयारी के विषय में सलाह हेतु मित्र को पत्र। अब देखते हैं। मित्रवर, मैं यहाँ भली प्रकार से हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी सपरिवार भली प्रकार होंगे। मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने गत वार्षिक परीक्षा में 95% अंकों से उत्तीर्ण करके विद्यालय में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था। मुझे आशा है कि आगामी वर्ष में भी तुम अच्छे अंक प्राप्त करोगे। मित्रवर, तुम्हारी तरह मैं भी अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। इस विषय में मैं तुम्हारा सुझाव चाहता हूँ कि परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करूँ। आशा है कि तुम मुझे पत्र द्वारा अच्छे अंक प्राप्त करने का तरीका अवश्य बताओगे। मेरी ओर से आदरणीय अंकल व आंटी को सादर चरण स्पर्श। फिर यहाँ पे अपना उसने तुम्हारा अभिनव मित्र अभिनव अपना नाम बताया और पत्र समाप्त हो गया। तो जिस प्रकार से यहाँ पे था कि परीक्षा की तैयारी के विषय में सलाह हेतु सलाह मांगने के लिए उसने पत्र लिखा था, तो यहाँ पे पढ़कर हमें समझ आ गया कि ये पत्र किसके लिए है, कि उसको बताए वो कि किस प्रकार से उसे भी अच्छे अंक लाने चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग पत्रों का उदाहरण दिया गया है जिसे आप पढ़कर खुद समझ सकते हैं। और यहीं पर अगर हमें विद्यालय किसी ऐसे विषय पर लिखना है जैसे बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, अब हमें प्रार्थना पत्र लिखना है तो प्रार्थना पत्र में थोड़ी चीजें बदल जाती है। जैसे सेवा में, अब जब हम किसी अपने को पत्र लिख रहे थे तो वहां पे तो ऐसा कुछ नहीं था, सेवा में ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हम किसी को अवकाश यानी कि किसी को प्रार्थना के लिए कोई पत्र लिख रहे हैं तो हम वहां पे ये लिखा जाएगा, सेवा में प्रधानाचार्य। अब वहां पे विद्यालय का नाम बताया गया है, फिर महोदय। सविनय निवेदन है कि मैं पिछले 2 दिन से ज्वर से पीड़ित होने के कारण विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। चिकित्सक ने पूर्ण आराम करने तथा दवाई लेते रहने को कहा है। अतः आपसे प्रार्थना है कि दिनांक जितने दिन से उसे छुट्टी चाहिए, इतने दिन से इतने दिन तक की यानी कि 4 दिनों का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य अमित वर्मा। कक्षा बताई उसने और अपना रोल नंबर और दिनांक, इसमें दिनांक नीचे आया है। तो ये पत्र था तो छोटा, लेकिन इसमें हमें समझ आ गया कि पत्र को पढ़कर कि किस लिए पत्र लिखा गया है, बीमारी के कारण अवकाश यानी कि अवकाश के लिए पत्र लिखा गया, अवकाश उसको मिल जाए इसलिए। इसी प्रकार से आप अलग अलग विषय में पत्र लिख सकते हैं। इसी के साथ आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।